नमस्कार। कथा कहानी काव्य में आपका स्वागत है। आइए हमारे साथ इस साहित्यिक सफर पर। मेरा नाम है मनीषा और हमारी आज की कहानी है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का 7वां भाग। पिछले भाग में आपने सुना, रानी ने गौर पूजा के दिन विभिन्न जातियों की नारियों को अपने साथ पूजा और खेल में सम्मिलित करके अपने व्यक्तिगत संबंधों को प्रबल बनाया। गंगाधर राव का शासन कठोर होने लगा। एक तरफ झांसी की जनता राजा से भयभीत थी और दूसरी तरफ रानी पर मुग्ध। उनके कठोर शासन की सब खबर कंपनी का झांसी प्रवासी असिस्टेंट पॉलिटिकल एजेंट गवर्नर जनरल के पास भेजता था, बिना किसी सत्कार्य का समावेश किए। कंपनी हिंदुस्तान को लेकर एक कानून, एक ज़ाब्ता, एक मालिक, एक नज़र पर काम कर रही थी, जिसमें अनैक्य की तिल भर भी गुंजाइश नहीं थी। पंचायतों का सर्वनाश हो गया और अदालतें खड़ी कर दी गई। स्कूलों में बाइबल पढ़ाई जाने लगी। गंगाधर राव और गार्डन के बीच बाजीराव पंत प्रधान की मृत्यु के बाद उनकी जब्त पेंशन को लेकर बातचीत में गार्डन ने छापा खाना का जिक्र किया, तो गंगाधर राव की अभिरुचि देखते हुए खुद ही गवर्नर जनरल का नाम लेकर टाल दिया। गंगाधर राव और रानी को पुत्र प्राप्ति हुई। अली बहादुर जागीर जब्त होने के बाद पेंशन बढ़ाने की जुगत लगा रहे थे। खुदाबख्श और मोतीबाई अली बहादुर के जरिए अपनी बिनती राजा तक पहुंचाने में लगे थे और अली बहादुर दूसरे के हाथ से अंगारे डलवाना चाहते थे। अब आगे। लक्ष्मीबाई का बच्चा लगभग 2 महीने का हो गया, परंतु वे सिवाय किले के उद्यान में टहलने के और कोई व्यायाम नहीं कर पाती थी। शरीर अभी पूरी तौर पर स्वस्थ नहीं हुआ था। मन उनका सुखी था। लगभग सारा समय बच्चे के प्यार में जाता था। राजा भी उस बच्चे पर प्यार बरसाने में काफी समय उनके पास बिताते थे। राजा की प्रकृति में अद्भुत अंतर आ गया था। शासन की कठोरता में उन्होंने कमी कर दी थी। जनता उनको प्रजा वत्सल कहने लगी। उन्हीं दिनों तात्या टोपे झांसी आया। राजा का एक फौजी अफसर कर्नल मोहम्मद जमा खां था। उसी की हवेली के एक हिस्से में तात्या को डेरा मिला। पास ही जूही रहती थी। तात्या को रानी से एकांत में बातचीत करने का अवसर मिला। उसने रानी से कहा, आपको दादा के देहांत का हाल तो मालूम हो गया था, परंतु पेंशन छीने जाने की बात किसी ने नहीं बतलाई। आश्चर्य है। लक्ष्मीबाई दुखी स्वर में बोली, मैं अस्वस्थ थी, इसीलिए यह समाचार मुझ तक नहीं आने दिया गया। अंग्रेजों ने बड़ी बेईमानी की। यह उन लोगों की न तो पहली बेईमानी है और न आखिरी। उन लोगों की नीति सारे देश को डसती चली जा रही है। गायकवाड़, होलकर, सिंधिया, अवध के नवाब, ये सब अफीम ही खाए बैठे हैं। पेंशन छीनने के विरुद्ध क्या उपाय किया? अर्जी फरियाद की, बड़े लाट ने कोई सुनाई नहीं की। विलायत को भी लिखा पढ़ा एक होशियार आदमी भेजा, परंतु सबने कानों में तेल डाल लिया है। फिर क्या सोचा है? कुछ नहीं। नाना साहब और राव साहब ने आपके पास मुझको भेजा है। उनको आपके विवेक और तेज का भरोसा है। नवाब साहब के पास लखनऊ गए? गया था, परंतु नवाब साहब के चारों तरफ गायिकाओं, नर्तकियों और भांडों का पहरा लगा रहता है। उन लोगों ने कहा कि अगले साल मुलाकात का मुहूर्त निकलेगा। रानी हंस पड़ी, जैसे संध्या के पीछे बादलों में दामिनी दमक गई हो। रानी ने अभी अपनी स्वाभाविक अरुणता पुनः प्राप्त न कर पाई थी। तात्या ने कहा, मैं नवाब के प्रधानमंत्री से मिला। वह हिंदू है, परंतु बेचारा क्या करता। उसने अपनी असमर्थता प्रकट की। फिर कई बड़े जमींदारों से मिला। उन्होंने कहा कि कुछ पुरुषार्थ करो, हम साथ देंगे। रानी कुछ सोचने लगी, सोचती रही। तात्या बोला, आप बिठूर में छत्रपति और बाजीराव और छत्रसाल
न जाने कितने नाम लिया करती थी। रानी ने कहा, ये नाम मैं कभी नहीं भूलूंगी। छत्रसाल का नाम इधर के लोगों में अब भी मंत्र का सा काम करता है। यह और वे सब मंत्र कब काम आवेंगे? रानी जरा मुस्कुराई। तात्या उस मुस्कुराहट को पहचानता था। उसके परिवेष्टन में छुटपन की मनु के छोटे छोटे निश्चय बड़ी दृढ़ता के साथ निकला करते थे। तात्या ने आशा से कान लगाए। रानी ने कहा, टोपे अभी समय नहीं आया है। घड़ा अपूर्ण है, अभी भरा नहीं है। हम लोगों के आपसी उपद्रवों ने जनता को त्रस्त कर दिया है। उसको थोड़ा सांस लेने योग्य बन जाने दो। समर्थ रामदास का दिया हुआ स्वराज्य, स्वदेश, छत्रपति शिवाजी का पाला हुआ वह आदर्श, छत्रसाल का वह अनुशीलन अमर और अक्षय है। तात्या जरा अधीर होकर बोला, महारानी साहब, ये बातें कान और हृदय को अच्छी मालूम होती हैं, पर हिंदू और मुसलमान जनता तो अचेत सी जान पड़ती है। रानी ने टोक कर दृढ़ स्वर में कहा, तात्या भाई, जनता कभी अचेत नहीं होती। उसके नायक अचेत या भ्रममय हो जाते हैं। तब नाना साहब से जाकर क्या कहूं? यही कि कान और आंख खोलकर समय की प्रतीक्षा करें। मुझे अभी तो पूर्ण स्वस्थ होने में ही कुछ समय लगेगा। स्वस्थ होते ही अपने आदर्श के पालन में सचेष्ट होंगी। अपने आदर्श को कभी न भूलना, प्रयत्न की पहली और पक्की सीढ़ी है। तात्या चलने को हुआ। रानी ने प्रश्न किया, दिल्ली का क्या हाल है? तात्या ने उत्तर दिया, बादशाह का? उन बेचारों को 90,000 रुपया साल पेंशन मिलती है। कविता करते हैं और कवि सम्मेलनों में उलझे रहते हैं। कंपनी ने उनकी नजर भेंट बंद कर दी है और उनसे कह रही है कि अपने को बादशाह कहना छोड़ो, नहीं तो पेंशन बंद कर देंगे। मुसलमान नवाब और जन क्या इस चुनौती को यूं ही पी जाएंगे? कह नहीं सकता। कुछ समय बाद तात्या चला गया। तात्या झांसी में और ठहरना चाहता था, परंतु बिठूर जल्दी जाना था और गंगाधर राव की नाटकशाला बंद थी। यद्यपि अभिनय करने वालों का वेतन बंद नहीं किया गया था। गंगाधर राव का यह बच्चा 3 महीने की आयु पाकर मर गया। इसका सभी के लिए दुखद परिणाम हुआ। राजा के मन और तन पर इस दुर्घटना का स्थायी कुप्रभाव पड़ा। वे बराबर अस्वस्थ रहने लगे। लगभग 2 वर्ष राजा और रानी के काफी कष्ट में बीते। राजा की खीज बढ़ गई। उन्होंने सनकी में काम करना शुरू कर दिया। एक दिन उनको मालूम हुआ कि खुदा बख्श नवाब अली बहादुर के यहाँ कभी कभी आता है। इस जरा से अपराध पर उन्होंने नवाब साहब का महल जब्त कर लिया। केवल बाहर वाली हवेली उनके रहने के लिए छोड़ी। सन 1853 के शारदीय नवरात्र का महोत्सव हुआ। उस दिन उनका स्वास्थ्य अच्छा जान पड़ता था, केवल कुछ कमजोरी थी। राजवैद्य प्रताप शाह मिश्र का उपचार था। राजा वैद्य पर बहुत खुश थे। वैद्य उद्दंड प्रकृति का था, परंतु राजा उसको बहुत निभाते थे। दशहरे के भरे दरबार में वैद्य ने अपने एक पड़ोसी का उल्हाना दिया, सरकार, मैं हवेली बनाना चाहता हूँ। मेरे मकान में जगह थोड़ी है। पड़ोसी को मुंह मांगा दाम देने को तैयार हूँ। वह पाजी है, बिल्कुल नठ गया है। मकान नहीं छोड़ता। मेरी हवेली नहीं बन पा रही है। वह मकान मुझको दिलवा दिया जाए। राजा ने इस प्रार्थना को स्वीकृत करने से इनकार कर दिया। वैद्य ने हठपूर्वक कहा, तब मैं कोट बाहर एक अलग छोटी सी झांसी बसाऊंगा। सरकार की अनुमति भर चाहिए। या तो नगर में हवेली बनाकर रहूंगा, या कोट बाहर एक बस्ती बसाऊंगा और एक दृढ़ कोट उसके चारों ओर खिंचवा दूंगा। 3 साल पहले के गंगाधर राव होते तो वह इस प्रस्ताव पर वैद्यराज की खाल खिंचवा डालते, परंतु उनका स्वभाव सनकों से भर गया था। बल के साथ तेज भी उनका ठंडा पड़ गया था। राजा ने वैद्य को अनुमति दे दी। वैद्य का ध्यान उपचार से हटकर नया नगर बसाने और कोट खिंचवाने की विशाल मूर्खता पर दृढ़ता के साथ जा अटका। नई बस्ती तो वैद्य ने नहीं बसा पाई, परंतु उसने कोट खिंचवा लिया
जो अपने अखंड रूप में अब भी प्रताप शाह मिश्र के हट का स्मारक बड़े गांव फाटक बाहर खड़ा है। विजयादशमी के उपरांत गंगाधर राव को सग्रहणी रोग ने ग्रस लिया। बहुत दवा दारू की गई, कुछ न हुआ। मर्ज बढ़ता ही चला गया। उस समय झांसी का असिस्टेंट पॉलिटिकल एजेंट मेजर मालकम था। उसको सूचना दी गई। उसने डॉक्टरी उपचार का अनुरोध किया, परंतु वैद्यों और हकीमों ने प्रयत्न को अभी आशा रहित नहीं समझा था। इसीलिए उस पर अनुरोध पर विचार करने की भी नौबत नहीं आई। महालक्ष्मी के मंदिर में जो लक्ष्मी फाटक बाहर है और जहां सदा ही धूमधाम रहती थी, पाट पिटलाया गया। झांसी का कोई भी मंदिर न था जहां राजा के रोग निवारण के लिए पूजा अर्चना न कराई गई हो और जनता ने अपनी प्रार्थनाएं भेंट न की हो। नवंबर के तीसरे सप्ताह में राजा का स्वास्थ्य और भी बहुत बिगड़ गया। प्रताप सिंह मिश्र ने बड़े दंभ के साथ प्रताप कलेश्वर रस बनाया, परंतु किसी भी रस का कोई प्रभाव न पड़ा। राजा ने क्षीण मुस्कुराहट के साथ इतना जरूर कहा, कोट खिंचवाने से कैसे अवकाश मिल गया। इसके बाद राजा यकायक बेहोश हो गए। रानी के पिता मोरोपंत और दीवान नरसिंह राव घबराए हुए आए। राजा को पुनः चेत हो आया था। नरसिंह राव ने कहा, राजा स्वस्थ हो जाएंगे, कोई चिंता की बात नहीं है, हम लोगों को आज्ञा दी जावे। राजा समझ गए। कुछ पहले से मन में जो बात उठी थी उसको उन्होंने कहा, मैं अभी जीऊंगा, प्रताप मिश्र का नया नगर देखने जाऊंगा, परंतु मैंने निश्चय किया है कि दत्तक ले लूं। मोरोपंत और नरसिंह राव राजा के मुंह की ओर देखने लगे। राजा कहते गए, हमारे कुटुंबी वासुदेव राव निवालकर का एक पुत्र आनंद राव है। 5 वर्ष का है, सुंदर और होनहार है। उसको मैं गोद लेना चाहता हूं। यदि रानी साहब स्वीकार करें तो मैं आज ही शास्त्रानुसार गोद ले लूं। मोरोपंत पूछ आए। रानी ने स्वीकार किया। तुरंत दत्तक विधान की तैयारी की गई। नगर की जनता के मुखिया निमंत्रित किए गए। मेजर मालकम की जगह मेजर एलिस असिस्टेंट पॉलिटिकल एजेंट होकर आया था और मालकम पॉलिटिकल एजेंट होकर चला गया था। उसको तथा अंग्रेजी सेना के अफसर कप्तान मार्टिन को भी बुलाया गया। इन सबके सामने राजा ने आनंद राव को विधिवत गोद लिया। आनंद राव का नाम बदलकर दामोदर राव रखा गया। झांसी की जनता के पंचों, सरदारों और सेठ साहूकारों को जो इस उत्सव पर निमंत्रित किए गए थे, इत्र, पान, भेंट इत्यादि से सम्मानित करके विदा किया गया। केवल मेजर एलिस, कप्तान मार्टिन, मोरोपंत और प्रधानमंत्री नरसिंह राव वहां रह गए। निकट ही पर्दे के पीछे रानी लक्ष्मीबाई बैठी हुई थी। राजा ने एक खरीदा कंपनी सरकार के नाम लिखवाया। उसका सार यह है, बुंदेलखंड में कंपनी सरकार का राज्य स्थापित होने के पहले से हमारे पूर्वज उनकी हर तरह की सहायता करते आए हैं और मैंने स्वयं जीवन भर उनकी सहायता की है। मेरे घराने के साथ कंपनी सरकार की जो संधियां समय समय पर हुई हैं, उनसे हमारा हक बराबर पुष्ट होता चला आया है। मैं इस समय रोगग्रस्त हूं। अच्छे होने की आशा है और यह भी आशा है कि स्वस्थ होने पर मेरे संतान हो, परंतु यह सोचकर कि कदाचित मेरा देहांत हो जाए और बिना उत्तराधिकारी के यह राज्य नष्ट हो जाए, अपने कुटुंब के एक 5 वर्षीय बालक आनंद राव को हिंदू धर्मशास्त्र के अनुसार गोद लिया है। वह नाते में मेरा पौत्र लगता है। यदि मैं स्वस्थ न हो सका और मेरा देहांत हो गया तो यही बालक, जिसका नाम गोद के उपरांत दामोदर राव रखा गया है, झांसी राज्य का उत्तराधिकारी होगा। जब तक मेरी पत्नी जीवित रहे तब तक इस राज्य की स्वामिनी और इस बालक की माता समझी जावे और राज्य की व्यवस्था उसी के अधीन रहे। मैं चाहता हूं कि उसको किसी प्रकार का कष्ट न हो। राजा ने खरीदा अपने हाथ से एलिस के हाथ में दिया। राजा का गला रुद्ध हो गया और आंखों में आंसू भर आए। पर्दे के पीछे रानी की सिसक सुनाई पड़ी, मानो उस खरीदे पर इस सिसक की मुहर लगी हो। गले को किसी तरह काबू में करके राजा ने एलिस से कहा, आपको मैं अपना
मित्र मानता हूँ। बड़े साहब मालकम भी मेरे मित्र हैं। गार्डन तो वैसे मेरा छोटा भाई हो। राजा के हृदय में पीड़ा हुई। वे रुक गए। एलिस ध्यानपूर्वक उनकी बात सुनने लगा। राजा बोले, इस समय गार्डन मेरे पास होता तो मुझको बड़ी खुशी होती, और मुस्कुराए। पीड़ा कंपित होठों पर वह अर्धस्मित किसी असह कष्ट को जोर के साथ दबा गया। गार्डन का हुक्का दीवान खास में रखा हुआ है, पियो तो मंगवा दूं? नहीं सरकार। देखो, मेजर साहब दामोदर राव कितना सुंदर है। यह बड़ा होनहार है। मेरी रानी सी माता को पाकर झांसी को चमका देगा। मेरी झांसी को ये दोनों बड़ा भारी नाम देंगे। पर्दे के पीछे फिर सिसकी सुनाई दी। एलिस ने आंख के कोने से उस ओर देखकर मुंह फेर लिया। राजा ने पर्दे की ओर मुंह फेर कर रुद्ध स्वर में कहा, मुश्किल से, यह क्या है? रोती हो? मैं अच्छा हो रहा हूं, पर मुझे अपनी बात तो कह लेने दो। रानी ने धीरे से खांस कर अपना कंठ संयत किया। राजा स्थिर होकर बोले, मेजर साहब, हमारी रानी स्त्री जरूर है, परंतु इसमें ऐसे गुण हैं कि संसार के बड़े बड़े मर्द इसके पैरों की धूल अपने माथे पर चढ़ावेंगे। बहुत प्रयत्न करने पर भी राजा अपने आंसुओं को न रोक सके। एलिस ने कहा, महाराज, थोड़ी बात करें, नहीं तो तबीयत देर में अच्छी हो पावेगी। रानी ने जरा जोर से खांसा, मानो राजा को निवारण कर रही हो। दुर्बल हाथों से राजा ने आंसू पोंछे, गले को नियंत्रित किया। बोले, रानी बहुत अच्छी व्यवस्था करेंगी। आप लोग दामोदर राव की नाबालिगी के कारण परेशान मत होना। राजा के हृदय में पीड़ा बढ़ी। किसी प्रकार उसको काबू में करके उन्होंने कहा, मुझे झांसी के लोग बहुत प्यारे हैं। मैं चाहता हूं कि मेरी जनता सुखी रहे। मैंने जिसको जो कुछ दिया है वह सब उसके पास बना रहना चाहिए। मुगल खां बहुत बड़ा गवैया है मेजर साहब। एलिस ने सोचा, गंगाधर राव का दिमाग फिरने को है। जरा चिंतित हुआ। राजा बोले, उसको मैंने इनाम में हाथी दिया है, वह उसी के पास रहेगा, और हाथी के व्यय के लिए मैंने जो कुछ लगा दिया है वह भी उसके पास रहना चाहिए। इसके उपरांत राजा को खांसी आई और साथ ही रक्त। प्रताप साहा वैद्य बाहर मौजूद था। बुला लिया गया। दवा दी गई। राजा को कुछ चैन मिला, पर वह जान गए कि यह क्षणिक है। बोले, एलिस साहब, ये हमारे वैद्य जी बड़े हठी हैं, अपना एक अलग नगर बसा रहे हैं। मैंने अनुमति दे दी है। इनके हठ को कोई तोड़े नहीं। वैद्य की आंख में भी एक आंसू आ गया। उसको वैद्य ने किसी बहाने से जल्दी पोंछ डाला। वैद्य बाहर चला गया। राजा के होठों पर एक क्षीण मुस्कुराहट फिर आई। मैं चाहता हूं कि मेरी नाटकशाला में चाहे खेल हो या ना हो, परंतु पात्रों के लिए जो वेतन खजाने से दिया जाता है वह उनको मिलता रहे। राजा फिर खांसे। अब की बार ज्यादा खून आया। वैद्य फिर भीतर आया। उसने आज्ञा के स्वर में प्रतिवाद किया, महाराज, अब बिल्कुल ना बोलें। राजा ने तुरंत कहा, थोड़ा सा, और फिर बस तुम्हारी और तुम्हारी दवा की कोई जरूरत न रहेगी। राजा की आकृति बिगड़ी। सब लोग चिंतित और भयभीत हुए। बहुत कष्ट के साथ बोले, मेजर साहब, एक अंतिम प्रार्थना, बस एक, झांसी अनाथ ना होने पावे। कराहने लगे। आंखें फिरने लगी। कप्तान मार्टिन एक ओर चुप बैठा हुआ था। उसने एलिस को चल देने का संकेत किया। एलिस उठना ही चाहता था कि राजा बोले, चित्रकार सुखलाल, हृदयेश, कवि। एलिस उठा। उसने प्रणाम करके राजा से कहा,
सरकार, हम लोग जाते हैं। समाचार मिलते ही तुरंत हाजिर होंगे। राजा ने आंखें स्थिर की। कहा, मेजर साहब भूलना मत, हमको आपका भरोसा है। हमारी प्रार्थना को ध्यान में रखना। लाट साहब को मेरी विनती। इसके बाद वे नहीं बोल सके और बेसुध हो गए। एलिस और मार्टिन चले गए। लक्ष्मीबाई तुरंत पर्दे से बाहर निकल आई। पति की उस दशा को देखकर चीत्कार कर उठी। मोरोपंत ने दामोदर राव को बुलवा लिया। नाना भोपट कर लेकर आए। रानी को कुछ सांत्वना मिली। जिस इमारत में आजकल डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का दफ्तर है, वह उस समय डाक बंगले के काम आता था। पास ही झांसी प्रवासी अंग्रेजों का क्लब घर था। एलिस और मार्टिन राजा के पास से आकर सीधे क्लब गए। वहां और कई अंग्रेज आमोद प्रमोद में मग्न थे। यहां इन दोनों का जी हल्का हुआ। उन अंग्रेजों ने महल का हाल पूछा। राजा बीमार है, बच नहीं सकता। इलाज वही दकियानुसी होगा। एक मूर्ख वैद्य कुछ पीस पास कर मधु के साथ खिला रहा है। कैप्टन एलन का इलाज करवाओ। खुशी से, परंतु ये लोग ऐसे कट्टर धर्मी हैं कि शायद राजा एलन के हाथ की छुई हुई दवा न खाएगा। शायद अच्छा हो जाए, ना हुआ तो क्या होगा। राजा ने एक लड़के को गोद लिया है। कब? आज, हम लोगों के सामने। गोद? यानी झांसी में वही मनमानी और कानूनहीन व्यवस्था जारी रहने दी जाएगी। एलिस ने इस प्रसंग को आगे नहीं बढ़ने दिया। तब वार्तालाप की धारा दूसरी ओर मुड़ गई और बातचीत में सभी शरीक हो गए। सुनते हैं रानी बहुत सुंदर है, अच्छी घुड़सवार है। यदि नाचना सीखे तो उसका नृत्य अजीब होगा, एक अंग्रेज ने कहा। चुप मूर्ख, एलिस बोला। अभी उसी के राज्य में बैठे हो। हिंदुस्तानी लोग अपनी राजा रानी के बारे में ऐसी बात सुनना बिल्कुल पसंद नहीं करते। इश, डैम इट, वह तो गधों का झुंड है। फिर भी मैं तुम्हारी बात मानता हूं। इसलिए नहीं कि रानी वानी से डरता हूं, किंतु इसलिए कि प्याले के ऊपर मीठा मीठा पवन बहना चाहिए, न कि बहस मुबाहिसे की गरम आंधी। वरना मैं अपनी पूरी महीने की तनख्वाह की होड़ लगाता। तो भी मेजर, मैं सुनता हूं राजा नाचता अच्छा था किसी जमाने में, और उसकी नाटकशाला में बड़ी सुंदर शक्लें थी। बहुत बढ़िया नाच। हम सब जानते हैं, पर देखा नहीं है। वैसे और हिंदुस्तानी नर्तकियों का नाच बहुत देखा, मगर मजा नहीं आता। इस देश के नाच तक में कोई ढंग नहीं, कोई मोहकता नहीं। पर नर्तकियां हैं हसीन। मैं शर्त लगाता हूं, नाच गान चाहे उनका उतना खूबसूरत ना हो, ये लोग हमारे नाचने गाने को भद्दा समझते हैं। मैंने हिंदुस्तानियों का अपने नृत्य गृह में आना बंद कर दिया है। केवल नवाब अली बहादुर आता है। वह समझदार है, सिर तो जरूर हिलाता है। ओह, बहुत काम का आदमी है, तुम जानते हो। वह अपने दो एक दोस्तों को साथ लाना चाहता है। बेकार है, मैं पसंद नहीं करता। यहां से ले क्या जावेगा? हम लोगों की स्त्रियों के बारे में बुरा ख्याल फैलावेगा। कोई परवाह नहीं, बुरा ख्याल फौज और पुलिस में नहीं फैलना चाहिए। एक से एक बढ़कर बेदिमाग हैं। उन कारतूसों को मुंह से खोलने से इनकार किया तो हमने रगड़ दिया, रह गए। जितना वेतन हम इन लोगों को देते हैं, उतना इनको दुनिया में कहीं भी नहीं मिल सकता। और तुम्हारे रिसाले में जो कुछ ब्राह्मण माथा रंग रंग कर परेड में आते थे, उनका तो अनुशासन कर दिया। हाँ, पहले उन्होंने कहा हमारा टीका है, धर्म की बात। फिर हमने पूछवा दिया। डैम इट ऑल, भाई कितनी जहालत भरा मुल्क है। जरूर, परेड से छुट्टी पाकर बारक में न सिर्फ माथे पर बल्कि माथे से लेकर पैर की उंगली तक टीकों से देह को रंग ली, हमको फिक्र नहीं। इस धर्म से हमको महान कष्ट होता है। अभी यह कौम बिल्कुल नादान और जाहिल है। अंग्रेजी पढ़ने से अकल कुछ सुधरेगी। बाइबल का पढ़ाना मदरसों में इसीलिए जरूरी रखा गया है। जब अंग्रेजी का प्रचार हो जाएगा और बाइबल की संस्कृति इनके खून में बैठ जाएगी, तब धरातल कुछ ऊंचा होगा। हाँ,
और कदाचित तब इस देश के लोग हमारे शेक्सपियर, वॉल्टर स्कॉट, बायरन की पूजा कर उठें। यहाँ के लोग पूजा नमाज बहुत जल्दी कर उठते हैं। गंगाधर राव की नाटकशाला में जो नाटक खेले जाते थे, वे कौन सी बला होते हैं? महज कूड़ा करकट तो नहीं है। शकुंतला नाटक तो मैंने भी पढ़ा है, मोनियर विलियम्स का अनुवाद। खूबसूरत चीज है। यद्यपि टेम्पेस्ट की मिरांडा को शकुंतला नहीं पहुंचती, फिर भी एक चीज है। ऐसी कितनी पुस्तकें हिंदू मुसलमानों के पास होंगी? हिंदुओं की गांठ में शकुंतला, कुछ वेद और कुछ ऐसा ही साहित्य है। मुसलमानों के पास कुरान, गुलिस्तां, बोस्तां और उमर खयाम की रुबाइयां। बस खत्म। बाकी सब कूड़ा, महज रद्दी। तुम तो लॉर्ड मैकाले की भाषा में बोल रहे हो पट्टे। मैकाले क्या गलत कहता है? उसने तो हिंदू मुसलमानों को बहुत बड़ा गौरव दिया, जो यह कह दिया कि इनकी सारी अच्छी पुस्तकें एक छोटी सी अलमारी में बंद की जा सकती हैं। मैं कसम खाता हूं, मैकाले ने छोटी सी अलमारी नहीं कहा है। मैं कहता हूं कि इनकी अच्छी पुस्तकें अलमारी के एक ही कोने में आ सकती हैं। जाने दो, इनकी नर्तकियां अवश्य कभी कभी परियों सी जान पड़ती हैं। जब वे ढेरों जेवर लाद कर सामने आती हैं, तब जान पड़ता है मानो फूलों में जुगनू जड़ दी हों। कभी कभी नाच के कुछ कदम भले लगते हैं, लेकिन गाना बिल्कुल चीख चिल्लाहट। हाँ, सारंगी का बाजा मीठा लगता है, और जब तबला धीमी लय में बजता है, तब नाच उठने को जी चाहने लगता है। हिंदुस्तान का जलवायु, प्रकृति, अनाज, दूध सब अच्छा, लेकिन देश कुसंस्कारों से भरा हुआ है। किसान बहुत मेहनती नहीं है, और चोर डाकुओं के मारे चैन नहीं ले पाते हैं। हम लोग हिंदुस्तान में उन्हीं का नाश करने के लिए तो मौजूद हैं। रियासतों में बड़ा अंधेर, बड़ा अत्याचार होता है। सुनता हूं किसी रियासत में एक इत्र फरोश गया। एक सरदार ने 36,000 रुपए का इत्र खरीद डाला। जब इत्र फरोश ने कहा कि अभी मेरे पास बेचे हुए इत्र से भी बढ़िया और मौजूद है, तब उस सरदार ने वह सब खरीदा हुआ इत्र अपने घुड़साल के घोड़ों की पूंछों पर उंडेल दिया और कहा, यह इत्र तो हमारे लायक नहीं। घोड़ों की पूंछ की बू जरूर इससे कुछ दूर हो जाएगी, और तुम्हारा जो इससे बढ़िया इत्र है, वह यदि बेचो तो गधेरों के गधों की पूंछ पर छिड़कवा दूंगा। जब राजा के पास यह समाचार पहुंचा, तब उसने सरदार को शाबाशी दी और खजाने से 36 के दुगने 72,000 रुपए सरदार के पास भेज दिए। यह झांसी के राजा का ही किस्सा है। मैंने सुना है इस कहानी का संबंध दिल्ली के बुढ़े बादशाह बहादुर शाह से है। वह तो कविता करने में मस्त रहता है। उसको बादशाह कौन कहता है? शिष्टाचार, केवल शिष्टाचार। ऐसा कैसा शिष्टाचार? बादशाह केवल एक है। एक के सिवाय दूसरा किसी प्रकार नहीं हो सकता है। वह है इंग्लैंड का बादशाह। 3 चीयर्स, हुर्रे हुर्रे! सब इन कठपुतलियों को खाक करो। कहाँ के राजा और कहाँ के बादशाह। कमबख्त किलों और महलों में बैठे बैठे गुलछर्रे उड़ाते हैं, गरीबों की औरतों को सताते हैं और डाके डलवाते हैं। डैम देम ऑल। चुप चुप, अभी नहीं, जरा ठहर कर, सब होगा। सब मुकुट और ताज हमारे पैरों पर गिरेंगे, पर होगा सब धीरे धीरे। कुछ दिनों में सारा हिंदुस्तान ईसाई हो जाएगा और इंग्लैंड का राज्य अमर। धीरे धीरे बेवकूफ, अभी कसर है। इस समय चोर डाकुओं और फसादियों को ठंडा करके व्यापार और खेती को बढ़ाना है। जनता हमको श्रद्धा की दृष्टि से देखेगी। जो हिंदुस्तानी अंग्रेजी पढ़ लिख जाए, उसको छोटी मोटी नौकरियां देकर अंग्रेजों का अदब करना सिखलाया जाएगा। वे उस अदब को जनता में फैला देंगे। जनता हमेशा कृतज्ञ रहेगी और हमारे हाथ जोड़ते नहीं अघावेगी। हमारे छोकरे सदा सर्वदा हमारा आतंक बनाए रखेंगे। वही आतंक हमारा सब कुछ होगा। ओह डियर मी, तुम तो बिल्कुल अरस्तु और सुकरात हो गए। यश, हमारे मन को केवल एक बात दिख करती है, ये राजा और नवाब। फिर वही हिमाकत। कह दिया कि धीरज धरो। इंग्लैंड के राजनीतिज्ञ काफी होशियार और कुशल हैं, और हिंदुस्तान में गवर्नर जनरल को अपनी काउंसिल की सम्मति को रद्द करने का पूरा अधिकार है। यहाँ की जनता को मुट्ठी में रखने के लिए
कुछ राजा नवाबों का बनाए रखना बहुत जरूरी है, और यह भी बहुत जरूरी है कि ऐसे बड़े बड़े राजों और नवाबों को रियासतों में अत्याचार होते रहें, जिसमें अंग्रेजी इलाके की प्रजा अपनी बेहतर हालत को रियासती प्रजा की अवतर हालत से सदा मुकाबला करती रहे, तौलती रहे, और पुकार कर कहती रहे कि हिंदुस्तानी हुकूमत से अंग्रेजी हुकूमत बहुत अच्छी। समझे? जनता में ऊंची नीची श्रेणियां कायम रखने की जरूरत है। तुम्हारा सिर, उनमें जात पात ऊंच नीच बहुत संख्या में जमानों से है। केवल जमींदारी तालुकेदारी प्रथा को मजबूती के साथ दाखिल करना रह गया है। बंगाल में हो गया है, सब जगह कर दिया जाएगा। सिर उठाने वाली जनता को ये जमींदार तालुकेदार ही कुचल दिया करेंगे। हमको हाथ जमाने की परवाह ही न करनी पड़ेगी। सब बंदोबस्त आराम से होता चला जाएगा। मुझको यह शब्द बंदोबस्त बहुत प्यारा लगता है। हर जगह कोने कोने में बंदोबस्त होना चाहिए। तुमने अभी अभी कहा तुम्हारा सिर, वापस लो इसको। तुम क्या मुझसे होड़ लगा सकते हो कि हिंदुओं की जात पात और मुसलमानों का ऊंच नीच हमारे सहायक नहीं है? बेशक होड़ लगा सकता हूं। यह सब होते हुए भी इन लोगों में बड़े बड़े राजा और बादशाह हुए हैं, फिर भी हो सकते हैं। इसीलिए इस देश को अनंत काल तक अपने हाथ में बनाए रखने के लिए हिंदुस्तानियों के लाभ और अपने रोजगार के हेतु वही दूसरी तरकीब बेहतर है। हम तुमसे कहीं ज्यादा चतुर राजनीतिज्ञों ने इन संपूर्ण समस्या पर यूं ही माथापच्ची नहीं की है। प्यालों का दौर और अखंड साम्राज्य की कल्पना अनेक अफसरों की तरह क्लब में लगभग उफान पर आ रही थी कि क्लब के बाहर तेजी से दौड़कर आने वाले घुड़सवारों की आहट सुनाई पड़ी। पहरे वाले ने सलाम किया और कहा, हुजूर, राजा के यहां से खबर आई है कि वे बेहोश पड़े हैं। सबने अपने अपने प्याले रख दिए, सतर्क हो गए, एक दूसरे की ओर देखने लगे। एलिस ने कहा, सूचना दो कि मैं थोड़ी देर में आता हूं। पहरे वाला चला गया। मार्टिन ने एलिस से पूछा, राजा मरने वाला है या शायद मर भी गया हो? हिंदुस्तानी लोग असल बात को देर तक छिपाए रखने के अभ्यासी होते हैं। यदि राजा मर भी गया हो तो क्या वह गोद स्वीकार कर ली जाएगी? मेरे ख्याल में लॉर्ड डलहौजी झांसी को अंग्रेजी इलाके में मिला लेंगे। इश, एलिस ने उंगली से वर्जित करके कहा, कुछ ज्यादा पी गए हो मालूम होता है। उसी क्षण और घुड़सवार आए। पहरे वाला भी भीतर आ गया। बोला, हुजूर, अब महल से दूसरा समाचार यह आया है कि महाराज अच्छे हैं और हुजूर को तुरंत बुलाया है। डैम इट, धीरे से मार्टिन के मुंह से निकल पड़ा। पहरेदार ने सुन लिया, सिर नवाकर बाहर चला गया। उसके कलेजे में कुछ कसक गया। एलिस ने आंखें तरेरी। मार्टिन ने अंगूठा दिखाकर उपेक्षा की। कहा, हमारा नौकर है, राजा का नौकर नहीं। एलिस डॉक्टर एलन को साथ लेकर राजमहल चला गया। गंगाधर राव को रनवास के कक्ष में पहुंचा दिया गया था। जब एलिस और एलन पहुंचे, राजा होश में थे। एलिस को देखकर वे प्रसन्न हुए। बोलने की चेष्टा की, टूटे टूटे बोले। उसी दिन जो खरीदा राजा ने एलिस के हाथ में दिया था, उसका स्मरण दिलाया और उसको सूचित किया कि पॉलिटिकल एजेंट मेजर मालकम के पास भी एक खरीदा भेज दिया गया है। केवल एक बात उसमें विशेष है कि सन 1817 में रामचंद्र राव के साथ जो संधि कंपनी सरकार की हुई थी, उसमें झांसी राज्य दवाम के लिए चिरकाल के लिए शिवराम भाव के वंशजों के अधिकार में रहने की बात लिख दी गई थी। उस लिखे हुए वचन का पालन किया जाना चाहिए। एलिस राजा की हालत देखकर उनको बातचीत करने से रोकता रहा। वे बोलने का प्रयत्न करते करते फिर अचेत हो गए। उन्हें बातचीत करते करते बीच में बेहोशी आ जाती थी। एलिस ने डॉक्टर एलन की औषधि खाने के लिए अनुरोध किया। वह उनके पास गया, परंतु क्लब में शराब पी थी। मुंह से गंध आ रही थी। राजा को बहुत अवहेलना हुई। उसने सोचा, अहिंदों की छुई हुई दवा न खाएंगे। प्रस्ताव किया, सरकार, इसमें गंगा जल मिला दिया जाएगा, दवा पवित्र हो जाएगी, आप पिएं, शीघ्र आराम मिलेगा। राजा की आकृति से ऐसा जान पड़ा मानो उन्होंने स्वीकार कर लिया हो। वे शायद शराब की बू से छुटकारा पाना चाहते थे। कैसा भी कुसंस्कृत हिंदू हो, मरने के समय कैसे भी सुसंस्कृत हिंदू या अहिंदू को शराब की बू फैलाते हुए पसंद न करेगा।
एलिस ने तुरंत एक ब्राह्मण के हाथ दवा भेजी। राजा ने छूने तक से इनकार कर दिया। एक दिन और पीड़ा में कटने को था। उस दिन 20 नवंबर को दोपहरी में कुछ नींद आई। 4 बजे आंख खुली। महल के सामने झांसी की जनता कुशल समाचार के लिए व्याकुल खड़ी थी। राजा गंगाधर राव को पल पल पर बेहोशी आ रही थी। ज्यों-त्यों करके वह दिन कटा। दूसरे दिन उनकी अवस्था असाध्य हो गई। अंत में मुंह से केवल वह निकला, गंगाजल। उनको तुरंत गंगाजल दिया गया। एक क्षण के लिए उनको ऐसा जान पड़ा मानो रोग मुक्त हो गए हों। तत्क्षण सचेत होकर बोले, मैंने बहुत अपराध किए हैं, बहुतों को सताया है, सब क्षमा करें। ओम हरि। कुछ क्षण उपरांत राजा का देहांत हो गया। महल में हाहाकार मच गया। जिस रानी को कभी किसी ने विह्वल नहीं देखा था, वह करुणा के बांध तोड़े जा रही थी। मोरोपंत और नाना भोपटकर ने क्रंदन करते हुए दामोदर राव को रानी की ओली में रख दिया। लक्ष्मी दरवाजे बाहर, लक्ष्मी ताल के किनारे गंगाधर राव के शव का दाह धूमधाम के साथ किया गया। शमशान भूमि पर एलिस और मार्टिन भी उपस्थित थे। दूर रेगुलर कैवलरी के सिपाही भी, सब काले बिल्ले बांधे हुए। एलिस और मार्टिन कुतूहल के साथ अंतिम क्रियाकर्म देख रहे थे और हिंदुस्तानी सिपाही रुदन करती हुई झांसी की जनता के साथ रुद्धकंठ थे। एलिस ने 20 नवंबर सन 1853 को राजा गंगाधर राव का एक दिन पहले का दिया हुआ खरीदा पॉलिटिकल एजेंट कैथा के पास भेज दिया था। 21 नवंबर को राजा गंगाधर राव का देहांत हुआ। यह समाचार भी उसने अविलंब पहुंचा दिया। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। आपको अभी तक ये कहानी कैसी लगी, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। आपके कमेंट्स और लाइक हमें प्रोत्साहित करते हैं और इससे चैनल की भी मदद होती है। अपने दोस्तों और परिवार के साथ कहानियां शेयर कीजिए और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। इससे हमारे अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलेंगे। जल्दी ही मिलते हैं कहानी के अगले भाग के साथ।